सो इन द लास्ट क्लास हम लोग काइनेटिक एनर्जी तक पहुंच गए थे और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने देख लिया था, राइट। आज का जो टॉपिक है बेटा, बेसिकली जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वर्क डन बाय अ टॉर्क। सबसे पहले क्या शुरू करे जा रहे हैं कि टॉर्क के द्वारा काम कितना करा जाता है। टॉर्क कितना काम करेगा ये हमें देखना है। तो क्या हेडिंग डाल देंगे आज की, वर्क डन बाय अ टॉर्क। अब देखो बेटा, जो हमारे पास टॉर्क है, ये तो आपको पता पड़ गया है कि हमारे पास रोटेशनल जब मोशन हो रहा है तो हमारे पास इफेक्ट में आ रहा है, राइट। और ये किसका एनालॉगस है, फोर्स का। जिस तरीके से वहाँ पे एफ होता था, यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, टॉर्क आता था, राइट। वेल वहाँ पर हमारे पास जब लीनियर मोशन होता था तो उस समय पर हम लोग वर्क क्या लिखते थे, एफ इंटू एस। याद आ रहा है इतना तो, है ना। वर्क एनर्जी पावर हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैं अपना एक एक्सिस बना देता हूँ ऐसे, राइट। और इस पर कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही थी, मैं एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ। अब मैंने कहा कि लेट से ये बॉडी इनिशियली इस एंगल थीटा पर थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है थीटा से। हाँ, अब मैं मान के चलता हूँ कुछ समय के बाद ये बॉडी लेट से यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ, इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट से ये जो एंगल चेंज हुआ है, ये बहुत ही छोटा एंगल डी थीटा। ये जो एंगल है मेरे पास, ये क्या मान लिया मैंने, डी थीटा। और अगर आप सर्कुलर मोशन को ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आप सर्कुलर मोशन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आया कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो ये छोटा छोटा एक स्ट्रेट लाइन का पाथ ही तो है कि नहीं। सर्कल क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन काट काट के चलते जाओ तो एक स्ट्रेट लाइन तो बनी जाएगी सर्कल से, छोटे से पार्ट। लेट्स से वो स्ट्रेट लाइन मेरी ये है अभी के लिए। तुम्हें बहुत बड़ा स्पेस में स्ट्रेट नहीं दिख रही, बट मैं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेट है, मान के चलो। क्योंकि अब मैं इतना सा बनाऊंगा ना कि बेटा ये एंगल और ये तुम्हें दिखेगा कुछ, इसलिए मैं बड़ा करके दिखाया, मैग्नीफाई कर दिया, माइक्रोस्कोप लगा दिया। वेल पॉइंट इज दैट कि अब ये जो डिस्टेंस रहा होगा, ये मेरे पास ds डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन टाइम t, है ना। अब स्टार्टिंग में जो इस बॉडी का जो लगने वाला फोर्स था वो लेट से इधर लग रहा था। स्टार्टिंग में इसका जो फोर्स था वो इधर लग रहा था F। अब कुछ समय के बाद जब ये बॉडी यहां पर पहुंची तो इस बॉडी को यहां पर पहुंच गई है, तो इस पे लगने वाला फोर्स अब इस डायरेक्शन में जाएगा, कहीं ना कहीं ये जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा इस डायरेक्शन, तो ये तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता रहेगा फोर्स, तो इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बेटा बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो बेसिकली ये एक एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे, मतलब बेसिकली इसके बीच का, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल, समझ गए। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का बेसिकली ये वाला एंगल है। अगर मैं अब यहाँ पे बना दूँ तो एंगल अलग बन जाएगा। तो आप समझ जाओ कि इस लाइन से इस लाइन के बीच का मैं कोई एक एंगल ले रहा हूँ, कितना, लेट से अल्फा एंगल ले लेते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो मेरे पास ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये भी फोर्स है, ये वाला कंपोनेंट भी फोर्स जा रहा है ना। अब ये मेरे पास एंगल बेसिकली ये देखो, ये वाला एंगल है, समझ गए ना। ये पीछे मैंने लाइन डॉटेड बना रखी है, बट अगर मैं स्ट्रेट लाइन को देखूंगा, स्ट्रेट बोलूंगा तो बिल्कुल सेम लाइन पे आके मीट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो वर्क डन होता था वो क्या होता था, फोर्स इनटू में ds हुआ करता था, f ds cos थीटा हुआ करता था, यही हुआ करता था ना। तो w इज इक्वल्स टू f ds cos थीटा हुआ करता था, यानी कि फोर्स और ds के बीच में हमारे पास जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास देखा जाएगा। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेट से मैं r मान लेता हूं, r वेक्टर मान लेता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब f और ds के बीच में, ये f है और ये ds है, ds तो इधर है, तो f और ds के बीच में हमारे पास नॉर्मल केस में तो थीटा एंगल cos थीटा हुआ करता। यहाँ पे cos का एंगल कितना है हमारे पास, अल्फा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर आपका जो w है ये आपके पास आएगा f डॉट ds cos अल्फा। एक तो ये केस आप कर सकते हो, एक तो आप इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो आप ऐसे भी ले सकते हो कि मेरे को फोर्स हमेशा कौन सा लेना पड़ता था, जो परपेंडिकुलर होता था इस r वेक्टर के, वही तो लेते थे हम लोग। रोटेशनल केस में हम लोग फोर्स कौन सा लेते थे, परपेंडिकुलर फोर्स लेते थे। अब ये r है, इसके परपेंडिकुलर फोर्स देखो ये होगी, देखो यहाँ पे जो भी लाइन जाएगी सारी परपेंडिकुलर होंगी ना, ये वाला फोर्स। और अगर इसका कंपोनेंट देखोगे f का, ये अल्फा एंगल है तो क्या आएगा बेसिकली मेरे पास f cos अल्फा। बात से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। तो आप चाहे इसको थीटा को मतलब f और इसके बीच में एंगल देख के cos अल्फा लिख सकते हो, या फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो r के साथ बनता है उसको भी लेके कर सकते हैं। तो
कोई सा भी ले सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे cos अल्फा वाला मैं मान के चल रहा हूँ। अब मैं ds को चेंज करता हूँ। ds मेरे पास ये है, तो हमारे पास d थीटा ये था। d थीटा हमारे पास क्या आता है बेटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, चलेगा बात। ds इज इक्वल्स टू r टाइम्स d थीटा हो जाएगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि w इज इक्वल्स टू f डॉट d थीटा डॉट r इंटू कॉस अल्फा कहा जा सकता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा f कॉस अल्फा इंटू r इंटू डी थीटा, चलेगा। f कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं w इज इक्वल्स टू f परपेंडिकुलर इंटू r टाइम्स डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, r इंटू एफ क्या हुआ करता हमारे पास, r टॉर्क हुआ करता था, तो यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क लिख सकता हूं। तो इसलिए मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, टॉर्क टाइम्स डी थीटा। हालांकि ये सब जब ds के लिए आएगा तो ये dw आएगा, तो ये dw के लिए आएगा। छोटे से उसके लिए क्या है ना, ds के लिए, तो इसे dw इंटीग्रेट कर देना, w इज इक्वल टू टॉर्क टाइम्स थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, जितना भी आपके पास एंगल चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास क्या आता है, वर्क डन बाय टॉर्क, कितना हमारे पास इसने काम किया है। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक चीज क्या, कि इसकी पावर कैसे निकालते हैं। भैया कोई भी अगर आपको वर्क डन मिल गया है, वो तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है, पता होगा ना कि वर्क डन, ये तो उसने पढ़ाया वर्क एनर्जी पावर में कि वर्क डन, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है और पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल हो सकता है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकाल, पावर निकालनी है। तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूं या टाइम से डिवाइड कर दूं, डिफरेंशिएट बोल दो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वर्क डन अपॉन टाइम बराबर कितना आ जाएगा, टॉर्क टाइम्स ऑफ डी थीटा बाय डी टी लिख दूं, चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, डी डब्ल्यू बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क टाइम्स ओमेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था पावर वाला, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा उसका। इंजन वाला क्वेश्चन पूछा था, ऑटोमोबाइल वाला, ये सीधा लग जाएगा उसी केस में हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे कहा जाता है कि ये जितनी भी हमारे पास कहानी हो रही है रोटेशनल की, ये सारी की सारी रिजिड बॉडी पे चल रही है। रिजिड बॉडी का मतलब क्या है कि जितनी भी आप एनर्जी दे रहे हो ना, अगर रिजिड बॉडी नहीं होती तो कुछ ना कुछ फॉर्म हीट में ट्रांसफर हो जाती या किसी और चीज़ में ट्रांसफर हो जाती, लेकिन ये रिजिड बॉडी है सारी। इसीलिए जो भी यहाँ पे आपकी पावर डिसिपेट हो रही है, पावर जा रही हो, हीट के फॉर्म में नहीं निकलती। अब एनर्जी हीट की, अब जितनी भी चीज़ जाएगी वो सब उसकी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर देगी। यानी कि जितना भी आप यहाँ पे वर्डन करोगे वो किस में कर देगी, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ला देगी। क्या कर देगी, वो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जन्म दे देगी। अब कैसे जन्म देगी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, 1/2 टाइम्स आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर, यही चीज मैंने बताई थी। अच्छा, अब मैं कहता हूँ लेट्स से रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब, रेट मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। भाई रेट अगर कोई चीज बोले तो हमें बात पता है कि रेट का मतलब क्या है, उस क्वांटिटी को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाय टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, इसको भी ऐसे रख देते हैं। यानी कि इसको ही मेरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। भाई डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम चेंज कर देता हूं, मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करेंगे, आई तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो मेरे पास बेसिकली ये आ जाएगा 2 ओमेगा बाय 2 डॉट डी ओवर डी टी करना है, बेसिकली ऐसे समझो, डी ओवर डी टी ऑफ, ये सारी चीजें डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में है। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, आई तो बाहर ही आ गया, और ओमेगा स्क्वायर का 2 ओमेगा और डी ओमेगा डॉट डी टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बाहर 2 टाइम्स ओमेगा बाय 2 इंटू डी ओमेगा बाय डी टी। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम को ही मैं ऐसे रहने देता हूँ,
इज इक्वल्स टू 2 से 2 गया, डी ओमेगा अपॉन dt क्या होता है अल्फा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन देगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I टाइम्स ऑफ ओमेगा इनटू अल्फा लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हुआ करता था वर्क डन के। अब मैं कह रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वर्क डन अपॉन टाइम कर दूं या काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम कर दूं, बात एक ही है। इस इक्वेशन से क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पावर के भी इक्वल है। तो यानी कि अगर मैं इस जगह पर टॉ ओमेगा इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ओमेगा अल्फा लिखूं, कोई दिक्कत किसी को होनी तो नहीं चाहिए। तो यहां से आप ओमेगा से ओमेगा काट दीजिए, तो आपके पास टॉर्क का एक और एक्सप्रेशन आ जाता है, क्या आता है, आई टाइम्स ऑफ अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ अल्फा, ये यहां से रिलेशन आता है। तो अब हम लोगों ने यहां पर दो तीन चीजें पढ़ ली, पावर के साथ टॉर्क का रिलेशन, पावर के साथ टॉर्क का रिलेशन पढ़ लिया, बर्डन बाय टॉर्क पढ़ लिया और टॉर्क का एक्सेलरेशन पढ़ लिया। मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी चीज हम लोग रोटेशन में पढ़ रहे हैं इसका सारा का सारा एनालॉजी आपको किससे मिलेगी, लीनियर से मिलेगी। चेक कर लीजिए, यहाँ पे बर्डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस हुआ करता था, W = F.ds। अच्छा, ये बर्डन किसका है, रोटेशनल वाले का है। तो रोटेशनल वाले केस में हमारे पास फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क बताया था, और ds की जगह पे क्या आता है, s की जगह पर थीटा आता है, तो F.ds ही है। यहाँ पे भी चेक कर लो बेटा, F = ma हुआ करता था, ये तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह अल्फा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। तो टॉर्क की जो भी कहानी होती है छोटी मोटी सी, मेरी जुबानी आपके सामने थी, इतना नोट कीजिए, फिर अपने अगले टॉपिक एंगुलर मोमेंटम की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास कौन सा आने वाला है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज उंगली करना सिखाऊंगा। मेरी बात, अरे यार हमारी नहीं, मेरी बात भाई, वो लड़कियों मेरी बात मैं बता रहा हूँ ना कौन सी, मेरी सुन ले। अब बड़ी जल्दी खुश हो गया, वैसे फिर इंटरेस्ट नहीं है इन्हें। अच्छा, बस तुम्हें कैसी उंगली करनी है, अपनी उंगली मैं बता दो, मेरी बात तो सुन। अरे अलग नहीं है बेटा, अरे फिंगरिंग बोल दो, फिंगरिंग भाई ऐसा है, वीडियो बन रही है ऐसे बच्चे। सुनो सुनो, एक काम करो, अपना हाथ आगे निकालो ऐसे, ये वाली उंगली निकालना, पहले बता के चलो, ठीक है, ज्यादा मस्ती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, आज तक, अच्छा सुनो ध्यान से, आज तक हम लोगों ने देखा है सिर्फ एक बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही है, वही तो चीज देखी है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे चलूंगा तुम्हारे सामने, मैं घूम तो नहीं रहा, मैं तो लीनियर मोशन कर रहा हूँ, ये बात तो तय है ना। लेकिन अब एक काम करो, अपनी उंगली निकालो आगे की तरफ ऐसे, ठीक है, और ध्यान सुनना, जिस तरफ मैं जाऊंगा उस तरफ अपनी उंगली को घुमाकर देखना, जिस तरफ मैं जा रहा हूं अपनी उंगली को उस तरफ लेके जाना, ठीक है। अरे बेटा ऐसे मत करो, गलत बात है। आप क्या देख रहे हो, अच्छा आप क्या देख रहे हो, मेरे को तो आप ही दिख रहे हो। अपने हाथ भी देखो, यहाँ पे देखो, तो तुम्हारे हाथ का ये एंगल चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पर तुमने क्या किया, एंगल चेंज कर रहे हो। एक मिनट, अब वापस आ जाओ क्लास में, और ही बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। पढ़ाई की बेटा, रुक तो जाओ। अब मतलब था ना, अब सुनो, कुल मिला के क्या हुआ कि अगर एक बॉडी लीनियर, साहिल अशांत, अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में है तो किसी और के लिए हमारे पास वही बॉडी एंगुलर मोशन में भी हो सकती है। उस पॉइंट पर अगर एक बॉडी लीनियर मोशन में चल रही थी तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हाथ का एंगल चेंज, मैं तो एंगुलर मोमेंटम होना, मतलब मेरे पास तो एंगुलर मोशन होना चाहिए था, दूसरे रिस्पेक्ट में कुछ और हो सकती है। बिल्कुल, तो कहानी यही है आज की। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोशन क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। तो ये चीज तो आप समझ चुके हैं कि जब कोई पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर पाथ पे जाएगा सर, उसके अंदर कोई एंगुलर मोशन आएगा, ये हम लोग चैप्टर 4 तक पढ़ते थे। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये कहानी सिर्फ तब वैलिड जब पार्टिकल और ऑब्जर्वर सारे किस फ्रेम को देख रहे हो, सर्कुलर फ्रेम को देख रहे हैं। लेकिन आप लोगों के फ्रेम में मेरे पास एंगल चेंज हुआ, जबकि मेरा पाथ तो लीनियर हुआ था। चेंज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर आप लोग अपनी पोजीशन देख रहे हो, तो आपके हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, एंगल ही तो चेंज हो रहा है, राइट। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है और इसको मैं लीनियर मोमेंटम के साथ एनालॉगस कैसे दिखाऊंगा, ये चीज समझ लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये मेरा पार्टिकल है, मेरा मास है एक पार्टिकल का m, और ये
v वेलोसिटी के साथ इधर की तरफ मूव कर रहा था। अगर ये पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक बात फिक्स है जो आज तक हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इस बॉडी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, लीनियर मोमेंटम होने वाला है। लेकिन ये बात तो गलत भी हो सकती है क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं अगर कहीं और से देखता हूं तो चीजें कहानी कुछ और भी हो सकती हैं। लेट्स से कि मैं यहां से एक पॉइंट, लेट्स से कोई पॉइंट मैंने पी ले, क्यू ले लेते हैं, यहां से ले रहा हूं और यहां से मैं एक आर वेक्टर बना लेता हूं। ये क्या है मेरे पास, आर वेक्टर, समझ में आ रहा है? ये क्या है मेरे पास, आर वेक्टर है। और इस आर वेक्टर को अगर मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस करते जाऊंगा तो बेसिकली आर वेक्टर तो यहां चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। और इस आर वेक्टर के रेस्पेक्ट में ये जो मेरा लीनियर मोमेंटम की लाइन थी ये यहां पर क्या बना रहा है, बेसिकली एक वही तुम्हारे साथ जो हो रहा था खेल, यहां पर ही वही खेल हो गया भाई। इसके साथ जैसे जैसे आगे जा रहा है ये इस वाले वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता जा रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इसको आप कैसे देंगे? तो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो हम बता ही देते हैं कि भैया I इज इक्वल टू L को एंगुलर मोमेंटम से नोट करते हैं R क्रॉस P। बच्चे से कहते हैं याद रखो बेटा ये एंगुलर मोमेंटम है, फिर इसके बाद ये रिलेशन चालू होती है। बट ये कहां से आया, बेसिक्स तो यहां पर है ना, ये कहां से आया, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो एक काम करता हूं, मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे प्रोड्यूस कर दूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, इस लाइन को पीछे प्रोड्यूस करने से जब मैं इस लाइन को यहाँ पे मिलाऊंगा तो बेसिकली मेरे पास ये एंगल क्या आएगा, थीटा, ये परपेंडिकुलर बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, थीटा इधर है ना तो ये बेस हो गया। तो ये वाली जो वैल्यू है बेसिकली ऐसे जाती है, तो परपेंडिकुलर बनती है सारी, ठीक है, समझिए कहानी को। तो कहानी को मिला के ये है कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, r टाइम्स ऑफ साइन थीटा। भाई ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि x मान लेता हूं, x अपॉन r, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, r टाइम्स ऑफ साइन थीटा, x टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब जब मेरे पास सॉरी r टाइम्स ऑफ साइन थीटा आ गया, मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई, क्लियर है। अब ये डिस्टेंस मेरे पास आई r साइन थीटा, ठीक है। अब इस बॉडी पे जो हमारे पास मास था किस वेलोसिटी से आगे जा रहा था इस लाइन पे, m इंटू वी, तो इसका टोटल मोमेंटम हमारे पास ये जाएगा m इंटू वी इंटू आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है भाई, बॉडी की वेलोसिटी v ये है, इसका r साइन थीटा ये है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से mv को क्या लिख दूं, p, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r साइन थीटा इंटू p। अब यहां पर r साइन थीटा है तो बेसिकली ये कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसीलिए हमारे पास L क्या आता है, r क्रॉस p, p क्रॉस r लिख दोगे तो आपको पता गलत हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू r क्रॉस p और rp साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली 90 डिग्री का एंगल है p और r साइन थीटा के बीच में, इसलिए मैं जो है इसको हटा, मतलब साइन थीटा हटा दिया मैंने, तो L इज इक्वल्स टू मैं rp जो है यहां पर लेकर चल रहा हूं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि L इज इक्वल्स टू RP, ये एक एंगुलर मोमेंटम का आपको केस यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, यानी कि इस लाइन के अलोंग कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या बोलोगे, 0। अरे भैया यहाँ पे तो एंगल ही हमारे पास इसका इधर की तरफ है, P का, R इस तरफ हो गया, तो R और P के बीच में साइन 180 डिग्री का एंगल हो गया, ये इधर गया ये इधर गया ना, साइन 180 हो गया, तो L इज इक्वल टू 0, यानी कि उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर मैं बात करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है हमारे पास, 0 हो रहा है। यहां से मैं देख रहा था तो मेरे पास R का ये था कि नहीं था। देखो अब हमें क्या करना होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, R से डायरेक्शन देखनी है सपोज फॉर डायरेक्शन, तो बेटा आपको R से P की तरफ जाना होता है, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए फ्रॉम R टू P, तो R से P ये गया, जिधर थंब जा रहा है उस तरफ एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन, तो R से P कहूंगा, थंब कहां जा रहा है, अंदर, अंदर का डायरेक्शन दिखाने के लिए आप लोग कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है, क्रॉस का, ये आपको 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया था। हाँ जी,
यस, डॉट को बाहर की तरफ। तो अगर मैं ये कहता कि ये जो हमारे पास r क्रॉस थीटा आ रहा है तो इस लाइन के लिए जा रहा है ना, तो हमारे पास किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट q है उससे मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूं तो r क्रॉस p किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर मैं इस पॉइंट को कहूंगा तो बेसिकली कहानी यही हो जाएगी। तो बेसिकली इस बार थीटा क्रॉस ये हो जाएगा, r ये हो जाएगा, r क्रॉस p करूंगा तो बाहर की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट के लिए लेट्स से फॉर एनी पॉइंट d, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। यानी कि एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है। एंगुलर यहाँ जा रहा है, थीटा तो ये हो गया ना, मैंने ये थीटा मान लिया। r से थीटा की तरफ जाना है ना बेटा, r से थीटा की तरफ जाना है। तो r क्रॉस p करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, मूवमेंट बाहर की तरफ। तो बेसिकली लीनियर मोमेंटम अगर इस लाइन के अलोंग था तो बेटा ये चेंज कभी नहीं होता था जनरली, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज नॉट इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि हम लोग देख लें हर पोजीशन के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इंट्रिंसिक पोजीशन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होता तो चेंज नहीं होता। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, जो चेंज नहीं होगा, बाहर की आप पोजीशन चेंज कर रहे हो उसकी वजह से चेंज नहीं होगा तो इंट्रिंसिक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम ऐसा केस नहीं दिखा रहा है, हाँ चेंज दिखा रहा है। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज जो बताई जाती है क्या कहती है, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट द इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ में आ गई क्यों नहीं है। अच्छा, कहानी थोड़ी सी पलट के देखते हैं जरा, आज थोड़ा एंगुलर मोमेंटम को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, एक केस और ले लेते हैं। ये एक बॉडी है, इसको भाई बॉल की तरह फेंक रहा हूं, हवा में फेंक दिया तो क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल, पढ़ चुके हैं हम लोग। ओके, मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियली यहां पर इसका कंपोनेंट भी तो ये होगा, बट ये बॉडी रेस्ट पे मान के चलो। लेट्स से पॉइंट ए आपके पास बॉडी जो है आपकी क्या है, रेस्ट पर है। समझ आ रहा है। अब अगर यहाँ पे रेस्ट पर है तो इसका u 0, अच्छा तो चलो इसका v मैंने कह दी कि इनिशियल वेलोसिटी आपने दे दी, u दिए, बट इनिशियली वो रेस्ट पे था। अब हम लोग आगे चल रहे हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट पे भी हमारे पास कुछ इस तरीके से होने वाला है, ये बात तो तय है। अब अगर ये यहाँ पर L0 था, क्योंकि यहाँ पे L0 है नहीं, यहाँ पे तो कोई ना कोई वेलोसिटी है, यहाँ पर तो कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो यानी कि L चेंजेस, यहाँ पे L क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। L इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इट मींस L नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू मुझे उससे मतलब नहीं है, पर L चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब भी मुझे मजा नहीं आया, एक काम और करके देखते हैं। मान के चला कि मैं यहां पर एक सूर्य देवता को ले लेता हूं, सूरज, हाँ भानु, भानु मतलब सूरज, थैंक यू। सो अगर ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, कौन, पृथ्वी, धरती, चरसी नहीं बेटा, धरती, भूमि 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 भूमि, भानु के बगल में चक्कर लगा रही है भूमि। अच्छा अच्छा, वाह बेटा, लगाती कोई नहीं है मेरे बगल में। चलो इधर देखते हैं, खैर 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 खैर, वो चंद्रमा बीच में आ जाते हैं। अच्छा इधर सुनो तो सही, कहानी क्या होगी। मैं मान के चलता हूं अर्थ का एक पॉइंट ये था, अर्थ का मास यहाँ पर है, ऑब्वियसली बात है, अर्थ इसी तो ऑर्बिट के अराउंड चक्कर लगा रही है। अर्थ का मास ये, इस समय पर इसकी वेलोसिटी v, अर्थ का मास ये, इस समय पर इसकी वेलोसिटी v। अगर यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी v, समझ में आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, साफ साफ दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन कहानी क्या है, इस बार चेक करके देखते हैं। देखो बेटा, अब मेरे पास इस पॉइंट पे जो मेरा v है इस तरफ है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं v थीटा की तरफ लेके जाऊं एंगल, तो ये किसकी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। अच्छा यहां से देखता हूं, तो v से थीटा की तरफ तो यूं ही जाएगा, तो ये भी बाहर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे देख लो, v से थीटा की तरफ जब जाऊंगा तो ये मेरे पास पॉइंट बाहर की तरफ कर रहा है। यहाँ तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं हो रहा, यहाँ चेंज हो रहा है डायरेक्शन के चेंज होने पर। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स किताबों में शायद नहीं लिखे जाते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकली अप्रोच रखना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। तो बेटा एक बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनना।
एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है, जो अर्थ है ना हमारी, इसके पास एक स्पिनिंग इफेक्ट भी है, अर्थ रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस पे। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, बट यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं था। यानी कि यहाँ पे अगर आपका L कांस्टेंट है तो इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास L कांस्टेंट होने के लिए, मैं बता दूं अभी, रिलीज कर दो फैक्टर, टॉर्क आपका आना चाहिए 0। L कांस्टेंट होने के लिए टॉर्क 0 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर आप इस बॉडी पर टॉर्क 0 कैसे कर सकते हो, और अगर टॉर्क 0 नहीं है तो आपकी ये बात गलत है। फोर्स कैसे 0 हो जाएगी, फोर्स तो लगेगी नहीं, ऐसे 0 कैसे कर दो, रेडियस तो होगी, अभी यहां से चक्कर लगा रही है। एंगल तो क्या करूं बताओ, 0 आ जाए। हाँ कैसे आएगा, 180 कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा, सोचते हैं। चलो देखो, अब मैं देखता हूँ वेलोसिटी नहीं। अब देखो यहां से कोई सा पॉइंट लेना, मैं इस पॉइंट को लेके चल रहा हूं, यहां से यहां पर जो इसका रेडियस वेक्टर जाएगा वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। आर वेक्टर तो आर यहां जा रहा था, रेडियस वेक्टर हमने लिया था, जैसे आर यहां था, रेडियस वेक्टर तो बाहर की तरफ गया ना, तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ गया। परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पर ये क्या है, अर्थ है हमारी, और ये बड़ा वाला क्या है, भानु यानी सन। बड़ा वाला मतलब जो ऑब्जेक्ट, वो भानु वो धरा है ना। तो ये यहां पर क्या लगेगा इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भाई, दो हेवनली बॉडीज के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तभी तो सेंटीमीटर पाथ पे घूम रही है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो बेसिकली फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, समझना आप चीजों को। अगर फोर्स इधर लग रहा है और आर इधर लग रहा है तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री लग गया। और अगर 180 डिग्री लग गया तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस एफ, यानी कि ये 0 आता है। और जब टॉर्क 0 आएगा तभी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है। इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं इसकी डेरिवेशन भी आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। तो बेटा जो हमने अब तक देखा उसमें हमने दो चीजों को आज इंट्रोड्यूस कर लिया है, एक तो टॉर्क को और एक एंगुलर मोमेंटम को। अब भैया किसी दो चीज को लेके आए हो तो उनके बीच में रिश्ते भी तो बनाओगे। जैसे भानु और धरा, ये रिश्ता कहलाता है जो आज का बनेगा टॉ इज इक्वल्स टू डीएल ओवर डीटी बेटा। इस रिश्ते को आज हम देखेंगे, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अगली जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। कितने साल हो गए रिश्ते को? बहुत साल से बेटा, जैसे फिजिक्स आई थी एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट आया तब से आ गया। नूतन बाबा के बाद आया। हाँ नूतन बाबा के बाद आया था। अब देखो जरा इधर देखते हैं। अब देखिए L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, R क्रॉस P था, R क्रॉस P था यानी कि R इंटू P था, है ना। अच्छा ऐसा कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ टर्म्स बाय dt, मतलब दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे पास आ जाएगा dl ओवर dt इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट है तो मैं r को बाहर ले लेता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट कहां से है? अरे यार r इंटू पी है, अरे तो R मल्टीप्लाई multiply है, बात तो मल्टीप्लिकेशन की है। मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन कैसे होता है, r बाहर लिख दूंगा और dp ओवर dt, और इधर से क्या बाहर लिख दूंगा, p प्लस लगा के p इंटू dr ओवर dt। और सॉरी उल्टा हो गया है कुछ, सही परफेक्ट है, परफेक्ट। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर जो dp अपॉन dt होता है, ये क्या होता है हमारे पास, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स के इक्वल हुआ करता है क्लास 10, छोटा r नहीं बड़ा r ही है जो भी। अरे वो अरे गलती से हो गया, कहाँ से आया, गलती से आया बस, और क्या हो सकता है। चलो अब यहाँ पर देखो बेटा dp अपॉन dt क्या होता है हमारे पास, फोर्स। मैं लिख सकता हूँ इसे r इंटू एफ, यहाँ पे लिखता हूँ dl ओवर dt प्लस p को क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट है तो mv dr ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी। dx अपॉन dt v पढ़ते थे तो dr अपॉन dt तो v है, x से r कर दिया बस, और इनटू v वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ सेम वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। भाई दो वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट बनेगा, 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री में वेक्टर प्रोडक्ट 0, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। और r क्रॉस f आपने क्या क्या पढ़ा अभी, टॉर्क,
तो यहाँ पे आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, dl ओवर dt। एक छोटी सी डेरिवेशन ये होती है जिसमें आपने रिलेशनशिप निकाल दिया, ये रिश्ता ये कहलाता है। ठीक है, ये रिश्ता यहाँ से आता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम है, पूरी एक वही कहानी कर देते हैं, एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है लेट्स से, बट एक जगह से मैंने उसे फिक्स कर दिया, जिसी जगह से वो आराम से फ्री टू रोटेट है। भाई इस पॉइंट पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है और इस पॉइंट पर वो आराम से क्या कर सकती है, इस तरीके से रोटेट कर सकती है। ठीक है, मैं इस पॉइंट से एक डिस्टेंस r1 पर एक पार्टिकल ले लेता हूं। अब ये रोटेट इस तरीके से कर रही होगी तो इसका v इस तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है मेरे पास, इसका m है कि नहीं। अभी अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में जैसे फॉर्मूला बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम इसका रहा होगा वो कितना रहता है, mvr। अच्छा, ये वाला पार्टिकल मैं m1 ले लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रहा था, v1 ले लेता हूँ, डिस्टेंस r1 ले लिया, तो मैं कह दूंगा m1 v1 r1। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं है। अच्छा, एक काम करता हूँ, ऐसे दूसरा पार्टिकल ले लेता हूँ यहाँ पर, भैया r2 की डिस्टेंस पे हो गया। ठीक है, अभी ऐसे घूम रहा था तो बेसिकली ये v2 ऐसे जाएगा, तो हर पॉइंट पे हमारे पास जैसे जैसे जाएगा उस डायरेक्शन हमारे पास v2 जाता जाएगा। यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल m जा रहा था, समझ गए। तो इसका जो हमारे पास L2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, m2 v2 r2। अभी यहाँ पे लिया, फिर एक यहाँ लूंगा, फिर एक यहाँ लूंगा, ऐसे यहाँ लूंगा, ऐसे बहुत सारे लेकर मैं n नंबर ऑफ पार्टिकल को जोड़ूंगा तो मेरे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, जो कि इस एक्सिस के अलोंग घूम रही होगी, मेरे पास पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो मेरे पास मैं डायरेक्ट लेता हूँ Ln इज इक्वल्स टू mn vn rn। नेट निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3। तो L कितना आ जाएगा, L1 कितना था बेटा मेरे पास, m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस डॉट 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 mn vn rn। यहाँ पर मेरे पास जो L आएगा, ये कैसे आएगा बेटा, आप कह देंगे सर आपके पास v किसी भी बॉडी का अलग है, लेकिन इसकी एक चीज सेम होगी, क्या, ओमेगा। और v को आप क्या लिख सकते हो, r ओमेगा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इसी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, r1 ओमेगा 1, ओमेगा तो सेम है, लेकिन ओमेगा सेम है तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा n लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा तो हर किसी के लिए ओमेगा है। तो l की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, m1 v1 की जगह r1 ओमेगा इंटू r1 प्लस m2 v2 की जगह r2 ओमेगा इंटू r2 प्लस डॉट 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 mn rn ओमेगा इंटू rn। तो हमारे पास l की वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे m1 इंटू r1 का स्क्वायर हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। इस सब को जोड़ूंगा तो पूरी बॉडी का mr स्क्वायर आ जाएगा, और mr स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यानी कि आपके पास एक और रिलेशन आ जाता है, L बराबर I टाइम्स ऑफ ओमेगा, L इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो ये एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब एक बार फटाफट से जो अभी पीछे जस्ट पढ़ा था हमने अर्थ वाला केस, कि सर वहां पे तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट था, चलो मान लिया, लेकिन क्या हर बार एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, वहां पर तो चलो आपकी बात हमने मान ली कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल पड़ रहा था 0, लेकिन अगर 0 नहीं हुई तो, हाँ बात बिल्कुल ठीक है। लेट्स से केस ले लेते हैं, एक आपके पास ये बॉडी है, ये सर्कुलर बॉडी है ना। अब इसमें हमारे पास आप v वेलोसिटी इस तरफ घुमा रहे हैं इसको, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है। और मेरे पास जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से ऐसे, तो r क्रॉस v करूंगा तो इस तरफ आऊंगा, तो मेरे पास टॉर्क किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अगर मेरी बात सही है तो इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक बात फिक्स है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। और यदि अब देखो यहां पर देखो, खुद देखो कैसे कह सकता हूं मैं, टॉर्क इज इक्वल टू dl अपॉन dt है। अगर किसी भी बॉडी पे टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क 0 है,
इस बात का मतलब क्या है कि उसका एल कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन तो 0 आता था, कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन 0 आता था। तो अगर किसी भी बॉडी पे टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, इस बात का मतलब क्या हुआ कि उसका एल क्या है, कांस्टेंट है। तो यही तो कहानी हुई थी अर्थ केस में कि उसका हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क क्यों 0 आया था, क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम अब तो बिल्कुल वैलिड है, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्योंकि उसका टॉर्क एक्सटर्नल 0 है। लेकिन अगर किसी बॉडी का एक्सटर्नल टॉर्क 0 नहीं होता है तो क्या उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है? नहीं। यानी कि उसके एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट करने के लिए ये जो बाहर का फोर्स है, ये जो आपका बाहर की तरफ टॉर्क आ रहा है, इस टॉर्क को अपोज करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो उसको अंदर की तरफ लेके आएगा। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये आपके सामने रिक्शे वाले भैया का पहिया मार के लाया था, रिक्शा चल, हाँ बिल्कुल पुराना सा लग रहा है ना, बड़ी मुश्किल से मार के लाया। ठीक है, एक बच्चा कोई भी आ जाओ यहाँ पे जो आराम से आ सकता है। सुनो ध्यान से, अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ नॉर्मल, इस साइकिल को नॉर्मल छोड़ता हूँ, तो विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आपके पास ऐसे नीचे गिर गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, नीचे गिरेगा, कहानी यही है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ यानी कि इस तरफ क्या दे दूं, घुमा दूं एंगुलर वेलोसिटी, तो कहानी क्या होनी चाहिए कि अगर ये इस तरफ घूमेगा तो टॉर्क कहां पे लगना चाहिए, बाहर की तरफ। ये तो कहानी देखी हमने, देखो ना नीचे तरफ लग रहा है टॉर्क, बाहर की तरफ लग रहा है। अगर टॉर्क बाहर की तरफ जा रहा है तो उस टॉर्क को यानी कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए उसको अपोज करना चाहिए। तो यानी कि ये व्हील जब ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, उसके साथ साथ इस व्हील को ऐसे भी घूमना चाहिए कायदे में। कहानी तो ये कहती है ना कि अगर मेरे को ये बात प्रूव करी तो होना तो ये चाहिए, और यस ये होता भी है। ना यकीन हो तो मैं तो कुछ करूंगा नहीं बेटा, आपको क्या करना है ना, इसको घुमाना है, इस साइकिल को टायर को घुमा दो, अच्छे से घुमा दो। अरे थोड़ा तेज घुमा दे, हाँ आराम से तेज घुमा दो। अब देखो मैं इसे छोड़ूंगा, अपने आप देख लो, वो रोटेट भी कर रहा है ऐसे, वो घूम भी रहा है, और इस तरफ से ये देखो, समझ में आ रहा है ना। यानी कि बाहर की तरफ टॉर्क हुई, उसको अपोज करने के लिए कहां पे आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन ज्यादा देर तक नहीं चलेगा तब चलेगा जब तक वो अपोज करेगा, मतलब जब तक वो फोर्स रहेगी तब तक घूमने का, बाकी फिर वही ग्रेविटी के इफेक्ट में आकर वो भी गिर जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। अच्छा, अगर दूसरा केस डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा तो क्या होना चाहिए, इस तरफ से घूमना चाहिए, चेक करके देखें। ये देखो अब ये इस तरफ से घूम रहा है, दिखा ना, अब ये इस तरफ से ऐसे घूम रहा है, ऑपोज में हो गया। यानी कि इस बार का जो टॉर्क लग रहा था वो किस तरफ लग रहा था, इस तरफ, तो इसको अपोज करने के लिए वो इस तरफ घूम रहा है। दिस शोज आपका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बेटा एक केस तो हमें समझ में आ गया टॉर्क वाला, भैया dl/dt अगर इसमें हमारे पास कोई टॉर्क लगता है तो उसको अपोज करने के लिए हमारे पास उसके ऑपोजिट में एक फोर्स और लगता है, और फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा, उस टॉर्क को अपोज करेगा। ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपके सामने पहिया उसी तरफ उल्टी तरफ घूमा था, है ना। अच्छा, अब इस वाले केस को कंसीडर करें, L = I × ओमेगा। L क्या है, I × ओमेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम आपका डिपेंड करता है I पर और ओमेगा पर, यानी कि एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी आपस में इनवर्स रिलेशन रखती है, क्योंकि भैया L/ओमेगा I के इक्वल हो जाएगा ना, I और ओमेगा में तो इनवर्स रिलेशन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। लेट्स से कि मैं इस चीज को प्रूव भी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, थोड़ा सा खतरा है जान का तो नहीं है, हाँ पर अभी देखते हैं। वेल एक चीज सुनो ध्यान से, लेट्स से मैं अभी, अच्छा एक चीज याद रखना, ह्यूमन बॉडी को अगर आप किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे तो आप सिलेंडर लेके अप्लाई करेंगे। ह्यूमन बॉडी को क्या मानेंगे, सिलेंडर। दिखाए ना, ढक्कन ये रहा, ये नॉर्मल है, ये उसका रेडियस मान लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को जब भी आप सॉल्व करोगे, एप्लीकेशन किसका लेके करोगे, सिलेंडर मान के, ह्यूमन बॉडी को सिलेंडर मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं अभी ऐसे खड़ा हूं, ठीक है। तो मेरा इस समय पर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा हो। सॉलिड सिलेंडर मानेगा वो सॉलिड बेटा, अंदर से खोखला थोड़ी हूं मैं। है इतनी सारी ब्लड वेसल्स, वेन्स वगैरह वगैरह, आर्टरी वार्टरी सब चीज सॉलिड है ना, सॉलिड सिलेंडर। यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेंगे, डिस्क का जितना, यानी कि mr²/2। याद रखना ये चीज, ठीक है। सो आई कैन से कि मेरे पास इनिशियली जो मेरे पास मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नॉर्मल, जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो कितना आएगा, mr²/2। अब आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और मेरे अभी ऐसी पोजीशन पे और मुझे घुमा दिया। आपने क्या करा, मुझे घुमा दिया। तो घुमाते समय मेरे पास एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा, मेरे पास एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को जो है खोल देता हूं। हाथ खोलने की वजह से क्या हो जाएगा, मेरा इस एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी कि r बढ़ जाएगा। r बढ़ने से मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, i बढ़ जाएगा। और i जितना बढ़ेगा उतने फैक्टर से मेरा क्या हो जाएगा, ओमेगा घट जाएगा, ओमेगा घट जाएगा। जी हाँ, ऐसा होता भी है। अगर मैं यहाँ पर एक कुर्सी ले लेता हूँ अभी, जो कि लेने वाला हूँ। जी हाँ, देखिए, हाँ वही कुर्सी। देखिए बेटा, ध्यान सुनिए। तो r क्यों बढ़ गया, समझ गया ना भाई। यहाँ पे पहले मेरे पास r तो ये था ना, इस बॉडी के वैसे प्लेन में था, लेकिन अब मैंने ऐसे करा तो मेरा r तो बढ़ गया, रेडियस। तो आई कैसे बढ़ गया? mr² होता है ना i की वैल्यू, तो ये r बढ़ गया तो हमारे पास i बढ़ जाएगा। और अगर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो इसके बढ़ने पर ये कम होना चाहिए, ये बात तो तय है और ये होता भी है। प्रूफ के लिए कहानी क्या है कि एंगुलर मोमेंटम जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। मतलब मेरी ओमेगा वेलोसिटी कम होती है, mr² बढ़ गया ना, तो मेरा ओमेगा क्या होगा ऐसे केस में, कम। और जब मैं इसे करूंगा तो क्या रहेगा, ज्यादा। थोड़ा पीछे हो जा बेटा, ऊपर मुंह पे लाके छोटे बना रहा है। अच्छा, अब कहने का मतलब है वैसे तो खड़े होने में ये थोड़ा प्लेटफॉर्म भी आराम से ज्यादा हिलेगा नहीं। बेटा तू ना आराम से घुमाइयो, और जब मैं गिर जाऊं, सुन तो ले, तो 101 नंबर कॉल कर देना। गिर जाऊं तो मेरे को बचा लियो, ठीक है। अगर नहीं बचा टेस्ट स्टार्ट बना दूंगा, ठीक है। हाँ देख, बाकी बच्चे तो रिवॉर्ड लगा ले। लेट मी कॉल 101। तुम्हारा टेस्ट इसके हाथ में है, तुम लोगों का टेस्ट सारा इसके हाथ में है। तो कुल मिला के कहानी क्या है, बच गए तो टेस्ट नहीं लो। नहीं जिंदा तो बची या जाएगी। काटे कूटे लगा दो ना। अब देखिए बेटा, हमारे पास कहानी क्या होने वाली है कि मैं पहले ऐसे करूंगा, हालांकि हो सकता है खड़े में तुम्हें इफेक्ट ज्यादा ना दिखे, जिसको देखना है यहाँ पे आके देख लेना फिर। लेकिन मैं बैठ के दिखा दूंगा, बैठ के अच्छा दिख जाएगा, क्योंकि मेरे को भी डर लग रहा है, जाते मत घुमाइयो। एक्चुअली रिस्की है, मैं गिर सकता हूँ। रीजन क्या है कि जब मैं इसे पास करूंगा तो मेरा ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि mr² कम हो गया ना। तो mr² कांस्टेंट रखने के लिए क्या हो जाएगी, मेरी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा बढ़ जाएगा, लेकिन रोटेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, मेरा घूमना बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मैं गिर सकता हूँ। तुम तो हंस लो, आधा हाल खराब हो रही है। तो कुल मिला के मैं ऐसे घूमूंगा पहले, और फिर बीच में आऊंगा, तुम्हें एक पॉइंट मैसेज होगा, सर पास लेके आया, तब ये वेलोसिटी तेज हो गई। फिर जब मैं इसे खोल दूंगा तो मेरी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी। बस फिर मैं बैठ के करूंगा, बैठ जा नीचे, फ्रैंक घुमाना बेटा, तो मैं छोड़ रहा था। रब रखा। ये देखो, ओए! कोई नहीं, आई एम ओके। अच्छा, तो आपने देखा जब मैं पास लाया, हालांकि हो सकता है इफेक्ट क्लियर ना दिखे, इसको आराम से कर लेते हैं। अच्छा, अब सुनिए कहानी क्या होगी कि मैं अगर ऐसे रखूंगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, कम, और जब पास ले आऊंगा तो मेरी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, साइंस तो ये कहती है, और ये इफेक्ट आपको आराम से दिख भी जाएगा। ठीक है, चल बेटा घुमा दे, ये देखना, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, ये मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। अरे हाँ। अगर मेरे को कम करनी होगी वेलोसिटी, तो मैं क्या कर दूंगा, अपने हाथ दोबारा से खोल देता हूँ। ये भी चेक करके देख लेते हैं, यानी कि अगर मुझे अपनी एंगुलर वेलोसिटी रिड्यूस करनी है तो मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दूंगा। कहानी समझ में आ रही है? ये बड़ी जल्दी घुमाने को तैयार है, मैं चक्कर आ रहे हैं, इसे अपनी बढ़ रही है। अरे लड़कियां और घुमा घुमा के थक गए। एक बार घुमाने के बाद आप छोड़ देना, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि आप चीटिंग कर रहे हो, आप उधर चले जाओ। ठीक है, वो स्टार्ट बांदर करें। आज ही कहानी समझ में आ गई क्या हो गया है? जब मैं घूमूंगा तो मैं अपने हाथ खोल रहा हूँगा और एक साथ अपने हाथ जो है बंद कर लूंगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर जब इसे खोलूंगा तो मेरी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। ठीक है, शीशे में तो नहीं जाएगा, मैं इतना कर लेता हूँ। चलो चल शुरू हो जा, जय माता दी। अच्छे से घुमा दे, एक बार और घुमा दे बेटा, बस अब तू हट जाए यहाँ से। उड़ा दे, हवा में उड़ा दे। हाँ, तू हट जा। देखना बेटा, मैं पास आ रहा हूँ, ये दिखा, बैठ के आराम से करना है, आराम से करना। ये देखना, बढ़िया हुआ, ये देखो, ये हो गया, ये देखो, और ये देखो, दे दिया। कोई नहीं, वो लग गया, बट स्पीड जो है आपको दिख गया होगा। बस बेटा ये देख लो। अब मुझे अगर रुकना हो तो मैं क्या करूंगा, साइंस के हिसाब से खोल दूंगा। अरे वैसे ही रुक जाओगे। पैर लगा लो। अच्छा ठीक है,
सही सलामत है सब लोग? अच्छा, जिसको बाकी और जिसको करना हो वो आगे कर सकता है, अपने आप आराम से देख सच है लेना। भाई, सच है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सुनो ध्यान से। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ लेट्स से मेरे पास पहले मेरा मास 50 किलो था, बताइए तुम लोगों को, हमारे सामने नापा था, तो 50 kg 51 था। 51 तो बेटा कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी ना। 51 मेरे पास पहले केस था, और मेरा रेडियस जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैं ले लेता हूँ, लेट्स से ये कितना मान रहे हो, किसके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो आर आपके पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, सुन तो लो ध्यान से, आपसे पूछा जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, तो आप क्या कर दोगे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू m इंटू आर स्क्वायर, बट क्योंकि हमारे पास बॉडी क्या है डिस्क, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m/2 इंटू आर स्क्वायर। मास आपके पास कितना है सर 50, और आपका रेडियस 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास पहला केस आ जाएगा। दूसरे केस में जब मैंने ये दोनों डंबल दो हाथ में लेकर अलग अलग करे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मास बढ़ गया है, यानी कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरे पास पहले से ही था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग गई, इस सिलेंडर बॉडी पे ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा mr² प्लस ma², और m क्या लेंगे इस बार 2 kg, और डिस्टेंस क्या लेंगे, मेरा हाथ वही जो हम लोग मान के चलते हैं 1 मीटर का हाथ होता है, ये पढ़ाते हैं ना कि बेटा आपने 1 मीटर कपड़ा नापना है तो ऐसे नाप ले, तो मैं 1 मीटर हाथ ले लेता हूँ अपना, 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो कहने का मतलब अगर मेरे को दूसरी बार मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो मैं इन डंबल्स को थोड़ा सा रख के ऐसे कह सकता हूँ, I पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये मेरा किसके अलोंग था, नॉर्मल एक्सिस के अलोंग, यानी कि स्पिन एक्सिस के अलोंग, तो ये मेरे पास आ गया mr²/2 प्लस mr², ये तो इस तरफ का हो जाएगा और दूसरे हाथ में था, यानी कि 2 इंटू mr², पर यहाँ पे मैं 2 नहीं करूंगा क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब ये हो गया, देखो मेरा ये सर, ये अब जब मैंने हाथ खोले तो बेसिकली ये थे ना, समझ रहे हो ना, कहाँ देखो जब मेरे हाथ बंद थे तो कहानी ये थी, ये यहाँ पर थे मेरे हाथ, तो ये मेरे पास सिलेंडर के केस आ जाएगा, mr² का केस आएगा। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ खुल गए तो मेरे पास ये आ गए थे डंबल पकड़े हुए मेरे हाथ, तो यहाँ पे मेरे पास इस एक्सिस के अलोंग क्या था mr²/2, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को मैंने बोला सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे, चाहे वॉल्यूम निकालना है कुछ, हमेशा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना, mr²/2 प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी मान के चल रहा हूँ मैं, r, तो बेसिकली 1 मीटर है, प्लस m इंटू r², इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जितना इधर उतना उधर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये मास कितना था 2 किलो का एक हाथ में था ना, तो 2 इंटू m कितना आ गया 2 इंटू r² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख लेना I का फैक्टर चेंज हो रहा है, मास तो डंबल का मास 2 किलो, मेरा मास थोड़ी, मेरा मास तो ऐड कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी बेटा, तो ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन भी यहाँ पे आ गया। और किसका आ गया दूसरा, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट आ गया। अब मान के चलो आपके पास जो एक छोटा मोटा सवाल पूछता है वो ऐसे पूछता है, एक केस ये हो गया, वो कहता है कि मान के चलो आपके पास एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, ये दोनों इस एक्सिस के अलोंग घूम रहे थे, घूमते घूमते दोनों पास आ रहे थे, पास मतलब ये पहले ω1 से घूम रहा था, ये पहले ω2 से घूम रहा था, दोनों व्हील सेम है, बस इनकी एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है। जब ये पास आ गए, इतनी पास आए कि दोनों मिलके एक बॉडी बन गई, इनकी क्या बन गई है, एक बॉडी बन गई। तो आपसे पूछेंगे कि आपके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ओमेगा सेम नहीं होगा, ओमेगा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो कैसे करेंगे, हमें ये चीज पता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, यानी कि कंजर्व का मतलब I1 ω1 = I2 ω2 होने वाला है। ये वाली कंडीशन में मेरे पास इसका I1 ω1 प्लस I2 ω2, भाई ये पहले का केस है जब दोनों अपने अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं, ये ऐसे लाइन है इसके अलावा ऐसे ऐसे जू जू करके घूम रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, नया जो I होगा I तो सेम रहेगा, तो जो इनका था I1 प्लस I2 टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश, I1 ω1 प्लस I2 ω2 = I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। समझ में आया, जो नया ओमेगा आएगा, क्योंकि दोनों बॉडी तो एक हो गई ना, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगी, और उनका ओमेगा डैश आपको निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा डैश = I1 ω1 प्लस I2 ω2 अपॉन I1 प्लस I2। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं।
इसके बाद छोटे मोटे वही न्यूमेरिकल्स वगैरह का सेशन रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।